हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन जो कि है ट्रीटीज़ फॉर आईपीआर प्रोटेक्शन, कि अलग अलग कौन से ट्रीटीज़ हैं आईपीआर के प्रोटेक्शन के लिए। और आईपीआर आपको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके अंदर हम कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस इन सबको कंसिडर करते हैं। ये अलग अलग तरीके के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। तो इनके अंदर बेसिकली हमें 3 ट्रीटीज़ के बारे में फोकस करना है, दैट इज़ मैड्रिड एग्रीमेंट, बर्ने कन्वेंशन एंड बुडापेस्ट ट्रीटी के बारे में। तो हम शुरू करते हैं मैड्रिड एग्रीमेंट से। देखो, सबसे पहले तो जब हम किसी भी ट्रीटी के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होगा किसी भी ट्रीटी का, वो होता है कि हमें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोवाइड कराने की जो पूरी प्रोसेस है उसको हमें ईजी बनाना है। यानी कि पहले अगर बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग एप्लीकेशन देना पड़ता था एप्लीकेंट को, या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में फॉर्म फिल करना पड़ता हो, या फिर और अलग अलग तरीके के इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जो बैरियर्स आते हों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेंट को प्राप्त करने के लिए, तो उन्हीं सब प्रॉब्लम्स से निजात पाने के लिए इन सब ट्रीटीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ है अलग अलग टाइम पर। और जिस जिस टाइम पर सरकार को लगा कि इन पर्टिकुलर ट्रीटीज़ के रूल्स में थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो फिर अलग अलग टाइम पर इनमें अमेंडमेंट भी किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैड्रिड एग्रीमेंट की। देखो, यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजी एक साथ आती हैं, मैड्रिड एग्रीमेंट एंड मैड्रिड प्रोटोकॉल। दोनों ही चीज़ें मैड्रिड सिस्टम के अंदर कंसिडर की जाती हैं, यानी कि हम कंबाइनली बोलेंगे मैड्रिड सिस्टम, जिसके अंदर हमें मैड्रिड एग्रीमेंट और मैड्रिड प्रोटोकॉल दोनों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले आता है मैड्रिड। मैड्रिड जो ट्रीटी है, पर्टिकुलरली मैड्रिड सिस्टम हम जिसे बोलते हैं, वो पर्टिकुलरली रिलेटेड होती है ट्रेडमार्क के लिए। अब देखो, अलग अलग जो ट्रीटी है वो बेसिकली अलग अलग तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए डेडिकेटिव होती है। तो उसी तरीके से मैड्रिड सिस्टम जो है वो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क के प्रोटेक्शन के लिए और ट्रेडमार्क की प्रोसेस को आसान करने के लिए बनाई गई है। तो इसमें पहला आता है मैड्रिड एग्रीमेंट, जिसका इंट्रोडक्शन 1891 में हुआ। इसके अकॉर्डिंग ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को के इंपोर्ट को रोक दिया जाना चाहिए जिसके जनरेट होने से इंडिकेशन ऑफ सोर्स झूठा लगने लगे। यानी कि अगर पर्टिकुलर किसी भी इन्वेंशन के ऊपर हमें लग रहा है कि नहीं, ये गलत इन्वेंशन है, ये नहीं होना चाहिए था, उस पर्टिकुलर इन्वेंशन के मतलब सेम कंट्री में उसे अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में मैड्रिड प्रोटोकॉल आया 1989 में। देखो, इसकी जब मैड्रिड एग्रीमेंट आ गया था ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए 1891 में, तो फिर मैड्रिड प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो मैड्रिड प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो देश थे 1891 की मैड्रिड एग्रीमेंट में उन्होंने पार्ट नहीं लिया था। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक साथ लाकर, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जोड़ने के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल को 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब मैड्रिड एग्रीमेंट की तुलना में मैड्रिड प्रोटोकॉल के रूल्स में कुछ सुधार किया गया, जो था कि अब जो एप्लीकेंट है वो अपने रजिस्ट्रेशन का आधार राष्ट्रीय आवेदन या फिर राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन, दोनों में से किसी भी एक बनाने के लिए स्वतंत्र है, कि कहीं पर भी एक तरीके से आवेदन कर सकता है। दूसरा, अगर कोई रिलेटेड पार्टीज इस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन को अस्वीकार करना चाहती है तो उसके लिए समय को बढ़ा दिया गया, वो इजीली सोच समझकर अपना निर्णय दे सकती हैं। प्रोटोकॉल के सदस्य होने के लिए केवल देश का ही नहीं बल्कि इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए अधिकृत होगी। ये सारे जो नए नियम थे ये मैड्रिड प्रोटोकॉल में देखने को मिले थे, मैड्रिड एग्रीमेंट में नहीं थे। और प्रोटोकॉल कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1891 में, जिसमें बाद में भी अमेंडमेंट होते गए। जैसे सन 1900 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था। तो जिस तरीके से समय के साथ अगर रूल्स में परिवर्तन होना चाहिए ऐसा लगता है तो फिर उसमें रूल्स में परिवर्तन जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद हमारी सेकेंड ट्रीटी आती है, दैट इज़ बर्ने कन्वेंशन, जो कि 1886 में आई थी। जैसा हमने अभी पढ़ा कि मैड्रिड सिस्टम जो है वो ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी, उसी तरीके से लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क यानी कि कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ने कन्वेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब पहले क्या होता था कि जो भी ट्रीटीज़ होती थी उनका पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं था, और जो भी ट्रीटी थी उसकी एक्सप्लेनेशन वाइड नहीं थी। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि
अलग अलग ट्रीटीज़ के पैटर्न को यूनिफॉर्म करने के लिए बर्ने कन्वेंशन को 9 सितंबर 1886 को अपनाया गया। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था कि कॉपीराइट के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट का काम करना है, जो बैरियर्स कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने में आ रहे हैं उन बैरियर्स को हटाना है। ये कॉपीराइट के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं ओल्डेस्ट ट्रीटी थी और यूएसए ने सबसे पहले इसकी मेंबरशिप 1989 में ली थी। आप देख सकते हैं 1886 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन यूएसए में ये कब पार्ट बना? 1989 में। और ये जो बर्ने कन्वेंशन है ये पर्टिकुलर विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है। अब बर्ने कन्वेंशन की दो मेन वीकनेसेस क्या थी? कॉपीराइट को प्रोटेक्शन प्रदान करने का मापदंड का जो स्तर था वो ज़्यादा ऊंचा था, रूल्स और रेगुलेशन कुछ ज़्यादा ही थे, और बहुत बड़े बड़े जो देश थे वो स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया काफ़ी टाइम बाद में यूएसए बर्ने कन्वेंशन का पार्ट बना था, तो यूएसए वगैरह जैसे बड़े बड़े देश जो थे वो बर्ने यूनियन का सदस्य नहीं थे। तो यूनेस्को ने स्पेशली यूएसए और अन्य सभी देशों को बर्ने कन्वेंशन के नियमों का पालन करने के लिए आकर्षित किया और यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन यूसीसी पारित हुआ, जिसका फिर यूएसए भी सदस्य बना। अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें बर्ने कन्वेंशन की, तो जैसा हमने पहले डिस्कस कर लिया कि किसी भी ट्रीटी को अडॉप्ट करने का, इंट्रोड्यूस करने का क्या बेसिक प्रिंसिपल है, क्या बेसिक एम है, तो उसी तरीके से बर्ने कन्वेंशन का भी जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वो नेशनल ट्रीटमेंट, यानी कि प्रत्येक मेंबर कंट्रीज में ऑथर को उसी प्रकार का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जैसा कि उसे खुद की मेंबर कंट्री में मिलता है। जो पर्टिकुलर एप्लीकेंट है उसे अपनी कंट्री में जिस तरीके का आईपीआर प्रोटेक्शन मिल रहा है उसी प्रकार का आईपीआर प्रोटेक्शन उसे मेंबर कंट्रीज में भी मिलना चाहिए। ये पर्टिकुलर बर्ने कन्वेंशन का प्रिंसिपल था। और दूसरा ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर कन्वेंशन, पर्टिकुलर ट्रीटी कौन से टाइप के आईपीआर के लिए इंट्रोड्यूस है, क्या उसका मेन एम है और वो कब इंट्रोड्यूस हुई। अब बात आती है बुडापेस्ट ट्रीटी की। देखो, बुडापेस्ट ट्रीटी बेसिकली 1977 में इंट्रोड्यूस हुई। बुडापेस्ट ट्रीटी पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है ना, यानी कि बुडापेस्ट ट्रीटी जो है वो पेटेंट के रिगार्डिंग है। बुडापेस्ट ट्रीटी की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? तो देखो, हम क्या करते थे, जब भी किसी पर्टिकुलर पेटेंट प्रोसेस को अपनाना होता था तो हम उसको डॉक्यूमेंटेशन उसका करके देते थे, यानी कि जो भी उस पर्टिकुलर पेटेंटेबल मैटर के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको रिटर्न में लिख के देते थे। पर आप एक बार सोचिए कि अगर किसी पर्टिकुलर पेटेंट प्रोसेस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जमा करने की प्रोसेस है, यानी कि आपको रिटर्न मटेरियल के साथ अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हो तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के को भी आपको डिपॉजिट कराना होगा। तो अलग अलग कंट्रीज में जाके उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से जो है डिपॉजिट करवाएंगे, तो उसी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुडापेस्ट ट्रीटी को इन्वॉल्व किया गया। ये ट्रीटी पेटेंट प्रोसेस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कलेक्शन की प्रोसेस को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्रदान करवाती है। देखो, पहले क्या होता था, किसी भी इन्वेंशन का पेटेंट प्राप्त करने के लिए उस इन्वेंशन के विषय में पूरी जानकारी रिटर्न में देनी होती थी। यदि इन्वेंशन स्वयं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपयोग के साथ साथ, यानी कि डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन देना ही, पर्टिकुलर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम डॉक्यूमेंट में लिख के देना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता था, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी सबमिट कराना होता था। इसलिए अनेक देशों में डॉक्यूमेंट के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल भी विशिष्ट संख्या में डिपॉजिट करवाना होता था। लेकिन अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की देखभाल करना, उसको सुरक्षित रखना और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना, ये भी कठिन समस्या थी। तो ये सारे काम पेटेंट ऑफिस में पॉसिबल नहीं हो पाते। ये व्यवस्था इस तरीके से जटिल होती चली जाती। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड इन्वेंशन या प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोसेस हर कंट्री में रिपीट करनी पड़ती, जो कि और ज़्यादा इस प्रोसेस को लेंथी बना देता। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, इन्हीं सब समस्याओं को समाप्त करने के लिए बुडापेस्ट ट्रीटी की इंट्रोडक्शन किया गया। बुडापेस्ट ट्रीटी बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिस पर बुडापेस्ट में 1973 में साइन हुए थे और 1980s में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था।
इंडिया जो है वो इस ट्रीटी का मेंबर 17 दिसंबर 2001 को बना था। इसका मेन पर्पस है कि अपने किसी भी मेंबर कंट्री में पेटेंट आवेदन से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सैंपल जमा कराने की कठिनाइयों को दूर करना है, क्योंकि पेटेंट एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग यदि इन्वेंशन में कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल का यूज़ करना है तो भारत में किसी भी इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी, जिसे हम IDA के नाम से जानते हैं, में उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल भी जमा करवाना आवश्यक है। तो भारत में जो स्थापित हुई ये पर्टिकुलर बायोलॉजिकल इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी, फर्स्ट इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में स्थापित हुई थी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो पेटेंट्स थे, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी सबमिट कराना होता था, वहाँ पर चीज़ों को बहुत स्मूथली चलाने के लिए और बीच में जो उनको अलग अलग इंटरनेशनल कंट्रीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिपॉजिट कराने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन सब प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए बुडापेस्ट ट्रीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था।